जी स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों को क्लियरली आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, बुनियादी तौर पर हमारा ये सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन के अंदर जो एआई हम यूज करते हैं, जिसमें हम इमेजेस को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं, इसका बुनियादी तौर पर जो आगाज है, इसका जो बुनियादी तौर पर जो एक स्टार्ट है, वो किस सोच के थ्रू हुआ? पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आई वुड से सीआर एक तो मैसेज कर दें कि देयर विल बी अ क्विज एट द एंड ऑफ द क्लास, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज का ख्याल करें। यहाँ पर जो एक अहम चीज है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम इस चीज को देखेंगे, क्लासीफायर होता क्या है, फीचर क्या होता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या होती है। यानी सो वी विल सी कि फीचर्स होते क्या है, लेबल क्या होता है, और ट्रेनिंग टेस्टिंग क्या होती है, स्प्लिट रेशो क्या होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो क्लासीफायर्स जब आप पढ़ते हैं या मशीन लर्निंग की बेसिक्स को समझते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। एंड डेफिनेटली हमें इन तमाम चीजों के बारे में मुख्तलिफ वी नीड टू थिंक एंड डिस्कस अबाउट these things। हमें इन तमाम टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है, हमें बुनियादी फिलोसफी का पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ क्लासीफायर्स पर काम कर सकते हैं। और फिर मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग जो है, वो भी एक इट्स अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर इसमें हम शैलो क्लासीफायर यूज करते थे, वहां पर हम डीप क्लासीफायर्स यूज करते हैं, और उसमें बुनियादी फर्क क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हम वैका भी चलाएंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, J48, डिसीजन टेबल, एडाबूस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, उनको चलाना सीखेंगे, ताकि वो बिल्ट इन एल्गोरिदम उसमें मौजूद हैं और उसको समझना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। सो वैका के बाद फिर हम डीप लर्निंग, जो कि नई चीज आई है, उसमें बुनियादी उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे, ताकि आपको उसके हवाले से भी चीजें पता चले। जो वैका आप आपको कराएंगे, उस वो असाइनमेंट जो आपको मैं दूंगा, उस असाइनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो उस असाइनमेंट को मैं डिस्क्राइब भी आज के लेक्चर में करूंगा। तो डेफिनेटली आज का लेक्चर बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उस असाइनमेंट, अगर आप आज का लेक्चर अच्छी तरह कर लेते हैं, तो वो जो असाइनमेंट है उसको करने में आपको टोटल 3 आवर्स लगेंगे, हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, और हो सकता है 1 घंटे में भी हो जाए, 1 से 5 घंटे में हो जाएगी। वैका तो आप आधे घंटे में चला के क्लासीफायर चला लेंगे, उसके बाद 4 5 6 घंटों में असाइनमेंट हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही छोटी असाइनमेंट है, अनलाइक द प्रीवियस असाइनमेंट जिसको 2 वीक्स लगने थे। इट विल टेक 1 to 2 hours। लेकिन आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बुनियादी तौर पर मेरा आपसे सवाल है, आपने कभी नोट किया होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, व्हेन द ह्यूमन बेबी इज बोर्न, तो वो बड़ी डम हालत में होता है। डम हालत का मतलब है डम हालत का मतलब है कि वो सिर्फ रो रहा होता है। वो पानी भी खुद नहीं पी सकता, वो दूध भी खुद नहीं पी सकता, वो कुछ भी खुद नहीं कर सकता। वो बहुत डम हालत में होता है। इवन जानवर का बच्चा इंसान के बच्चे के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हालत में पैदा होता है। जानवर का बच्चा चल फिर सकता है, जानवर का बच्चा चल फिर कर अपनी माँ से दूध पी लेता है, जानवर का बच्चा जो है वो मुख्तलिफ काम जो है वो कंप्लीट कर सकता है। अनलाइक दिस, जो ह्यूमन बेबी है, इट्स नॉट लाइक दिस। लेकिन फिर वक्त गुजरता जाता है, और कुछ अरसे बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, ह्यूमन बेबी जो है वो जानवर के बच्चे से बहुत बेहतर हो जाता है। ह्यूमन बेबी जो है वो जानवर के बच्चे के मुकाबले में रिलेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगता है। वो चल फिर खुद लेता है, वो पानी खुद पी लेता है, वो खाना खुद
ले लेता है, उसको पता है कि ये चीनी है, ये जो है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो खेलने का ऑब्जेक्ट है, दिस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो जानवर के बच्चे से बहुत बेहतर हो जाता है, जानवर के बच्चे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी में, लर्निंग में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाता है। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जानवर का बच्चा जो पहले ज्यादा बेहतर हालत में था, वो 4-5 साल बाद वैसे का वैसे ही रह गया ऑलमोस्ट, और जो इंसान का बच्चा था वो 4 से 5 साल बाद रिलेटिवली बहुत बेहतर हालत में आ गया। इसका बुनियादी डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑन इट? ये आपने कभी सोचा है? कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस है, क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? यस, एनीवन? जी, कौन बताएगा? अजीम अब्बास, जी बताइए अजीम अब्बास। सर, बच्चा जो होता है वो इंसान का बच्चा, उसके पास दिमाग होता है। जो जो वो बड़ा होता जाएगा उसके पास ना वो शऊर आएगी, सोचने की सलाहियत होती है, तो इसी वजह से शऊर वो चीजों को आएगा, जज करता है। चीजों को जज करता है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने काफी हद तक सही बताया। इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज में कौन बता सकता है? या जो भी आपके जहन में हो बताएं। ना बताना ज्यादा मसला है, बताना, बताएं जरूर, चाहे गलत ही बताएं। अदनान खालिद, यस सर। सर जो इंसान का बच्चा है, सर उसके पास एक अच्छा ट्रेनर होता है। लाइक उसकी माँ है, उसका बाप है, तो वो उसे अच्छे से ट्रेन करता है। तो जानवर तो अपने बच्चे को उस तरह से ट्रेन नहीं ना करता हर चीज के लिए। ओ, नॉट लाइक दैट। एक जमाने में जब आप किसी बच्चे को जंगल में छोड़ देना, तो वो भी 5 साल बाद जानवर के बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ट्रेनर नहीं होता, उसकी ऑब्जर्वेशन अपनी बेहतर होती है। आखिरी मान सिलसिला आप बताइए। यस सर, जो इंसान का बच्चा होता है जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मेंटल लेवल सर अप हो जाता है। फिर वो जैसे जैसे सोसाइटी में देखता है लोग कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सर वो उनसे ऑब्जर्व करता है और सीखता है। यस यस यस, गुड गुड। एनीवन एल्स? वेयर आर अदर फोक्स? हंजला, अदनान खालिद, यस सर। म्यूट हुआ हुआ है भाई। एनीवन एल्स? ओके, सो बुनियादी फर्क है कि इंसान का बच्चा, जो कि हालांकि कम बेहतर हालत में पैदा हुआ था, और वो आहिस्ता आहिस्ता 4 साल में बेहतर हो गया, और जो जानवर का बच्चा है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। बुनियादी फर्क जो है वो है, द बेसिक डिफरेंस इज लर्निंग। ह्यूमन बेबी के अंदर लर्न करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, और जानवर के बच्चे में लर्न करने की कैपेबिलिटी कम होती है। इंसान का बच्चा चीजों को देखकर लर्न करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, चीजें सीखता जाता है, नए से नई चीजें सीखता है। और जानवर का बच्चा के अंदर लर्न करने की कैपेबिलिटी कम होती है। इसमें ट्रेनर का ताल्लुक नहीं है। अगर कोई जानवर इतना ट्रेनेबल होता है तो लोग उसको भी ट्रेन करके इंसान जैसा बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट द इनबिल्ट कैपेबिलिटी, कि इंसान के बच्चे में लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जबकि जानवर के बच्चे में लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। अब साइंसदानों ने ये सोचा, रिसर्चर्स ने ये सोचा कि अगर ये लर्निंग कैपेबिलिटी हम जानवर जो कि इंसान के बच्चे में है, अगर वो मशीनों के अंदर भी डाल दें, तो मशीन भी हमारी तरह इंटेलिजेंट हो जाएंगी। इसी बेस पर उन्होंने सोचा कि हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी हम मशीन्स के अंदर क्योंकि ये इंटेलिजेंसी हम मशीन्स के अंदर आर्टिफिशियली डालते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि एक तो इंटेलिजेंसी हमारे अंदर है, वो अल्लाह ने हमें देके भेजी हुई है, ठीक है, तो वो तो हमारे अंदर बिल्ट इन थी। लेकिन हम मशीन्स के अंदर क्योंकि खुद डाल रहे हैं, आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अदरवाइज इसमें और दूसरी आम इंटेलिजेंसी में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब सवाल ये है अब सवाल ये है, तो यहाँ पर कुछ साइंसदानों ने कहा कि हम अगर इंटेलिजेंसी मशीन्स के अंदर डालते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऐसी मशीन्स बना लेंगे जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगी। और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम बिल्कुल ह्यूमंस जैसी मशीन नहीं बना सकते। तो
एक साइंटिस्ट कहने लगे कि हम बना सकते हैं, दूसरे ने कहा हम नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बहरहाल हम काम तो करते हैं, वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग। यहाँ से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस सोच को लेके बहुत ज्यादा आगे चली। तो अब आपके ख्याल में ऐसी मशीन बन सकती हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस हो या नहीं, कौन बताएगा? अपनी अपनी राय दीजिए, हाथ खड़ा करें। जी मोहम्मद सुहेब, जी सुहेब इज देयर। सुहेब आप इतनी जी सर। देर से क्लास में थे, आप इतनी देर से क्लास में थे तो आप खामोश कैसे बैठे हुए थे? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। सर वो आज मेरा नेट का इशू था, मैंने अभी अभी ठीक करवाया सर, वो भी बंदा गया है पीटीसीएल अच्छा वाला। अच्छा, मैं वही सोच रहा था मैं कि आज सुहेब इज नॉट देयर। जी सुहेब जी बताइए। सर। सर आई थिंक सो कि पॉसिबल है, बट उस लेवल तक जो है ना मैथमेटिक्स को पहुंचना पड़ेगा, देन मे बी इट इज पॉसिबल। क्योंकि बेसिकली ये सारा मैथमेटिक्स के अंदर हो रहा होता है, जितनी ये एआई इन्वॉल्व होती है इसके साथ मैथमेटिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। सो मैथमेटिक्स को पहले उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। जी सर। अमीर हमजा, यस। सर हो तो सकता है, लेकिन उस लेवल तक जैसे शोएब ने कहा उस लेवल तक नहीं, क्योंकि सर कुछ सेंसेस हैं जो मतलब रोबोट्स में नहीं आ सकती, जिस तरह सर स्मेल करने की या इस तरह सर मतलब उस लेवल तक नहीं सर पहुंच सकते रोबोट्स। मोहम्मद साद। यस सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि हम उस लेवल तक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं कि उस हद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक सेम नहीं बना सकते। ओके, तो डेफिनेटली अभी तक तो हम एक मक्खी भी नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश लोग कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। तो दैट इज अ गुड पॉइंट। तो बुनियादी तौर पर आइडिया ये है कि एक रिपोर्ट बनाया जाए। अब उस रिपोर्ट के हाथ है, उस रिपोर्ट का सर है, उस रिपोर्ट की आंखें हैं, उस रिपोर्ट का कान है, जैसे इंसान के होते हैं। उस रिपोर्ट का मुंह है, वो रिपोर्ट चलता है, उसके घुटने हैं, उसके मूवमेंट है। तो बुनियादी तौर पर जब ये रिपोर्ट बनाने का आइडिया आया तो रोबोट के जो कान है दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन, यानी रोबोट आपकी बात को सुन सके। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं और कंप्यूटर लिख रहा होता है। जैसे ये चीज गूगल मीटअप में मौजूद है। गूगल मीटिंग अगर किसी ने यूज की हुई है गूगल मीटअप, तो उसमें आप बोल रहे होते हैं तो कैप्शन ऑन कर दें तो वही चीज लिखी हुई भी आ रही होती है इंग्लिश में, और कुछ लैंग्वेजेस में ये चीज प्रोमोटेड है। वट एवर यू आर स्पीकिंग वो लिखा हुआ आ रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो लिखता जाएगा। गूगल सर्च में ये फीचर है कि अगर आप बोलेंगे तो उसको उसके लिहाज से वो सर्च कर देगा। तो स्पीच रिकग्निशन में लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, ये एक पूरा रिसर्च एरिया है। इसमें लोग एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और इसमें बेनतहा काम हो रहा है। तो ये रिपोर्ट के कान बेसिकली बन रहे हैं। मोहम्मद सुहेब जी बताइए क्या सवाल है? सर यहाँ पे एक भाई ने ऐड किया था कि रोबोट्स जो हैं वो कुछ चीजें हम उनके अंदर नहीं डाल सकते, जैसे उनकी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है उनके अंदर, बेसिकली कुछ सेंसेस की कमी है। तो इस पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो सेंसेस भी ऐड हो सकती हैं? बिकॉज मेरे नजदीक सारी चीजें पॉसिबल हैं, सिर्फ उनके वे अराउंड ढूंढने होते हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो। जिस तरह स्पीच रिकग्निशन की आपने बात की, तो रोबोट के पहले कान नहीं होते थे, लेकिन ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली एक टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज किया, पहले ऑडियो इनपुट लेना सीखा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीच रिकग्निशन की तरफ गए। तो डू यू थिंक कि बाकी सेंसेस भी हम रोबोट्स में डाल सकते हैं? Yes, definitely. At some level, we can implement all type of senses. जहाँ तक स्मेल का ताल्लुक है तो स्मेल के लिए सेंसर्स डाले जा सकते हैं विच कैन टेल अस, क्योंकि स्मेल जो है वो भी एक फ्रेग्रेंस है और उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बकायदा, जिसको सेंसर से जो है वो स्मेल किया जा सकता है। उसकी क्वांटिटी को देखा जा सकता है कितनी है। और इवन इवन सेंसर्स बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे स्मोक सेंसर्स। अब जब मैं यूएस में था तो हमारा जो अपार्टमेंट था, मेरा एक दोस्त आया, उसने ऐसे ही सिगरेट लगाया तो उधर से ही वो बोलना शुरू हो गया, इट वाज अ स्मोक सेंसर। उसने कहा यार ये तो बड़ा मसला है। तो एक मैं दोस्त के घर गया, वहां पर वो कुछ इंडियंस थे और वो स्मोकिंग बहुत करते थे। उन्होंने वो उसका स्मोक सेंसर का वो उतार कर बेल वो खत्म कर दी। इवन यूएमटी के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर स्मोक सेंसर लगा दिए उन्होंने कुछ अपार्टमेंट्स में, कुछ जगहों पे। तो स्मोक सेंसर क्या है? इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सेंसर जो स्मोक को सेंस कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजों को, जलने की स्मेल को सेंस किया जा सकता है। कोई सालन जल रहा है और वो चल रहा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं और निस्बतन हो रही हैं, लेकिन इंसान के लेवल की स्मेल किस हद तक आएगी, डेफिनेटली इस पे काम होगा। तो देखते हैं, जब जितना काम होता जाएगा उतना हमें पता चलता रहेगा। इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि हम इंसान के उस लेवल से कितना दूर हैं। दैट इज द थिंग। एक चीज आप याद रखिए
कि इंसान को और कंप्यूटर को या मशीन को कंपैरिजन जब भी आप करेंगे तो कंप्यूटेशन में कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन में मशीन बहुत आगे है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि 1 अरब नंबरों को ऐड करो, टू ऐड 1 बिलियन नंबर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक? If someone asks you to add 1 billion numbers, it would take weeks, months, or months, right? जी सर। Or weeks. लेकिन ये काम 1 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर 1 सेकंड में करता है, जो कि ह्यूमन को करने में कई महीने लगेंगे। तो कंप्यूटेशन के हवाले से, और कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर था, छोटा कंप्यूटर जिसे कहते हैं, वो भी ये काम बहुत जल्दी कर लेता था दुकानों पे। और आज से काफी अर्सा पहले लोग दुकानों पे और अभी भी कैलकुलेटर बहुत यूज करते थे। अब कंप्यूटर की वजह से कम हो गया इस्तेमाल। तो कंप्यूटेशन में मशीन हमेशा आगे रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से चलने फिरने में आपकी गाड़ी जो है वो आपसे आगे निकल जाती है। दीज आर कंप्यूटेशन, इंसान ने बनाई है और इंसान से आगे निकलती है। यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है। उसमें इंसान अभी बहुत आगे है और इंसान और मशीन बहुत पीछे है। एक फेस रिकग्निशन का सिस्टम बनाते बनाते अभी तक जो है वो, हम पिछले 25 साल से फेस रिकग्निशन पे काम हो रहा है। और जैसे अभी रिसेंटली मैंने 2013 में एक पेपर लिखा था और अब रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है। तो बुनियादी तौर पर अब 2018 में हमने फ्रंटल व्यूज जितने हैं, फ्रंटल व्यूज का मतलब है कि अगर आपका चेहरा सीधा है, वो इधर उधर नहीं देख रहा, ऊपर नीचे नहीं देख रहा, बिल्कुल सामने देख रहा है, फ्रंटल व्यू है उसका। तो फ्रंटल व्यू पर तो फेस रिकग्निशन काफी हद तक हो गई है। लेकिन अगर हल्का सा इधर देख रहा हो, इधर देख रहा हो, तो ये बताना कि ये अहमद है या अहमद नहीं है, ये अभी भी बहुत मुश्किल काम है। तो सिर्फ फेस रिकग्निशन जो ह्यूमन बड़े आराम से कर लेते हैं। जैसे आप जो है वो 2-3 बार क्लास में आते हैं तो पूरी क्लास के जितने भी दोस्त हैं आपके, आपको सबकी चेहरा, सबके नाम पता चल जाते हैं। लेकिन ये काम जो है कंप्यूटर से कहा जाए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। और इसको ट्रेन करने के लिए कई कई दिन के एल्गोरिदम चाहिए, वो जो कई कई दिन तक चलते रहते हैं। तो अभी हम उसके लिए बहुत दूर हैं। अभी तक इंसान एक मक्खी नहीं बना सका, ना मच्छर बना सके। तो अभी तक हम बहुत दूर हैं। लेकिन जिस चीज में हम दूर होते हैं उसी में काम करने का मार्जिन होता है। और जिस चीज में काम करने का मार्जिन होता है वही चीज जो है उसमें लोग काम कर भी रहे होते हैं। और जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो उसकी स्कोप भी बढ़ जाता है। जैसे दुनिया में आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इन है। और अब उसकी एक नई फॉर्म कह लें कि नया टूल, डीप लर्निंग आई है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अब एक रिवॉर्ड बनाया जाए। कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमने एक ईयर्स की बात की, क्योंकि हम क्वेश्चंस एंड इंटरेक्टिविटी के साथ लेक्चर चल रहे हैं। तो अगर ये लेक्चर लंबा भी हो गया तो आपने जिसने जाना होगा वो जा सकता है लेक्चर जब एंड हो जाए। लेकिन हम इसी तरह से स्लो एंड स्टडी चलते जाएंगे ताकि आज का लेक्चर भरपूर तरीके से हम कंप्लीट कर सकें। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि आप रिबोट जो है वो बोलता है, रिबोट की जबान वो कैसे बनाई, दैट इज कॉल्ड स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस का मतलब है, एक जमाना था जब मैं फास्ट में पढ़ता था और फाइनली ये प्रोजेक्ट हमारा मशीन ट्रांसलेशन था, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं उस पर जिक्र अभी करता हूँ, लेकिन स्पीच साइंसेस भी हमने पढ़ी थी एक जमाने में। तो स्पीच सिंथेसिस क्या है कि रिबोट आपको वो चीज बोल के सुनाए। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, आप बटन दबा देते हैं और वो रिबोट आपको, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पढ़ के बता रहा होता है। इवन आपकी मैसेजेस जो है वो आप अगर ऑप्शन सेट कर दें तो आपका मैसेज पढ़ के आपको बता देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, स्पीच सिंथेसिस। आपकी मशीन आपको पढ़ के बता रही है। ठीक है, अब एक और चीज आई, मशीन ट्रांसलेशन। अब मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, जब मैंने एक जमाने में बीएस किया था, तो मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो मशीन ट्रांसलेशन था। उस जमाने में रिसर्च का बहुत कम दौर रहा था। एक डॉक्टर सरमद हुसैन थे जो उस वक्त रिसर्च ज्यादा करवा रहे थे, तो आई डिड माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फ्रॉम हिम। तो बुनियादी तौर पर हमने एक सिस्टम बनाया था जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेता था और उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। सॉफ्टवेयर दैट टेक्स इंग्लिश लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एन उर्दू लैंग्वेज। तो ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया था। तो इसका बुनियादी तौर पर रिवॉर्ड बेसिकली क्या करेगा, इंग्लिश सुने और उर्दू में बोल रहा हो, इंग्लिश सुने और उर्दू बोल के सुनाए। क्या करें कि सुनने के बाद उसके अंदर, अपने जहन के अंदर, वो मशीन को ट्रांसलेट करे और उर्दू बोल के सुनाए। जैसे इंटरप्रेटर्स होते हैं कि मैं उसको, जैसे आप कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल को आपने पकड़ा
उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी, जबकि हमारे यहाँ पर लेट से उसको सिर्फ उर्दू आती थी, तो वो क्रिमिनल जो है वो बोलेगा इंग्लिश में, इंटरप्रेटर उसको उर्दू में कन्वर्ट करके पुलिस को बताएगा, और पुलिस वाला जो है वो उसको उर्दू में सुनेगा। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंग्लिश में सुन रहा है और आउटपुट जो है वो उर्दू में दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्पीच, दिस इज कॉल्ड मशीन ट्रांसलेशन। तो ये भी रोबोट के काम आने वाली चीज है। अब सवाल आता है, रोबोट की आंखें जिससे वो देखता है, यानी इमेजेस, आंखों की जगह तो कैमरा लगा दो, लेकिन आंखों की जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन कर रहा है, तो उसके कैमरे के पीछे जो है वो उसका जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, यानी उसकी आंखें और उसका ब्रेन, इसको मिलाकर अगर हम कहा जाए तो व्हाट इज दैट? दैट सर इज कंप्यूटर कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर विजन। एक्सीलेंट, दैट इज कंप्यूटर विजन। रोबोट की आंखें और उसका दिमाग, दैट इज कंप्यूटर विजन। और बस यही हमारा काम है। रोबोट जहां जहां देखेगा बेशुमार काम करेगा, उन तमाम इमेजेस को प्रोसेस करना, उसके अंदर इंटेलिजेंसी डालना, ये तमाम चीजें जो है, दिस इज ऑल कंप्यूटर विजन। अब बुनियादी तौर पर इस चीज को अचीव करने के लिए, इंटेलिजेंसी को अचीव करने के लिए हमने क्लासीफायर्स बनाना शुरू किए। बुनियादी तौर पर क्लासीफायर क्या है, कोई बता सकता है, कोई आइडिया दे सकता है क्लासीफायर होता क्या है? आपके जहन में जो भी आ रहा है जवाब दें, गलत जवाब देना प्रॉब्लम नहीं है, जवाब ना देना प्रॉब्लम है। तो आस्क, टेल मी कि क्लासीफायर से क्या जहन में आता है, इसका तर्जुमा उर्दू में करके बता सकते हैं आप। व्हाट इज क्लासीफायर? सर क्लासीफायर किसी एक ऐसी चीज, यस यस सर, सर तो ये किसी बताइए। क्लासिफाई करना मतलब कह लें उसकी आइडेंटिटी पहचानना, यू कैन से। क्लासीफायर ऐसी चीज है जो क्लासीफाई करता है, बड़ा सिंपल सा शॉर्ट आंसर है। इसकी डिटेल हम देखते हैं, लेकिन अब्दुल्ला आमिर, अदनान खालिद, आखीमान सिसल और अस्का, बाकी जो खतीजा, आप लोग इसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? इट्स सिंपल। So all of you remain attentive. I can pinpoint anyone, and if you will not be able to answer, then your marks would be deducted from the class participation. So classifier बुनियादी तौर पर क्या है? ऐसी चीज जो क्लासीफाई करे। लेकिन एक्चुअली हम रियल लाइफ में हर वक्त हर चीज को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम रियल लाइफ में हर चीज को बार बार क्लासीफाई कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जा रहा हूँ, सामने से अहमद आ रहा है, अब मुझे ये नहीं पता उसका नाम क्या है, अहमद है या नहीं, तो मैं उसको क्लासीफाई करूंगा कि उसका नाम अहमद है या नहीं। तो मैंने उसको देखा और ये क्लासीफाई किया कि वो मेरा दोस्त अहमद है या नहीं। फिर कोई और बंदा आ रहा था, वो अहमद नहीं था, तो मैं क्लासीफाई करूंगा वो अहमद है या नहीं। तो मैंने कहा हाँ ये अहमद नहीं है। फिर मैं आगे कॉरिडोर में जा रहा था, अब मैंने अपने क्लासरूम में जाना है, अब मैं क्लासीफाई करूंगा कि मैंने राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है या सीधा जाना है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब मैंने क्योंकि क्लासरूम में जाना था तो मैं राइट ले लूंगा क्योंकि मुझे पाथ का पता था। फिर मैं सीधा जाऊंगा, सामने टेबल पड़ी हुई थी, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो टेबल से टकरा जाऊंगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है या सीधा जाना है या वापस आना है। तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। मैं लेफ्ट मुड़ूंगा और फिर आगे जाऊंगा, ठीक है। आगे जाकर लेट से कोई स्टूडेंट आ रहा है और वो सामने से आ रहा है और हमारी टक्कर हो सकती है, ठीक है। तो मुझे क्लासीफाई करना है कि आई हैव टू मूव लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट मुड़ूंगा थोड़ा सा ताकि वो गुजर जाए। आगे जाऊंगा, आगे जाकर मुझे कोई मेरा लेट से कोई मेरा कुलीग सामने से आता हुआ नजर आ रहा है, मैं क्लासीफाई करूंगा ये कौन है, ठीक है, कुलीग है नहीं है, कुलीग है जी। फिर मैं क्लासीफाई करूंगा ये मेरा सेम डिपार्टमेंट है, हाँ जी सेम डिपार्टमेंट है नहीं है, लेट्स से यस इट इज सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। आई, तो उसके लिहाज से मैं उससे ग्रीटिंग्स लूंगा या मिलूंगा उससे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, सामने लिफ्ट है, अब लिफ्ट में कौन सा बटन दबाना है, 3 दबाना है, 2 दबाना है, दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। अब लेट से मैं 3 दबाना है या नहीं दबाना, दिस इज अ क्लासिफिकेशन। लेट से वो 3rd फ्लोर पे क्लासरूम है तो मैं 3 दबाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लासरूम के अंदर लेट से पहुंचने लगा हूँ, मैं क्लासरूम के अंदर देखता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो हैं मेरी क्लास के बैठे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, ये मेरा क्लासरूम है या नहीं, ठीक है। तो मैं उसका नंबर चेक करूंगा, नंबर वही है जी, मैं अंदर आऊंगा, फिर मैं स्टूडेंट्स को देखूंगा यार ये वही स्टूडेंट्स हैं या नहीं। तो अगेन इस तरह के डिसीजंस हम बेइंतहा ले रहे होते हैं। सो एक्चुअली majority of artificial intelligence is classification.
मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर क्लासीफाइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर क्लासीफाइंग, हमें क्लासीफाई करना होता है। एक छोटा सा बच्चा है तकरीबन 5 साल का, वो बच्चा अपने फादर के साथ एक ग्राउंड में जाता है, 4 साल का बच्चा है, उसका फादर, वो बच्चे को सामने से एक चिड़िया स्पैरो नजर आती है, तो वो बच्चा जो है वो अपने फादर से पूछता है, चिड़िया एक बर्ड नजर आती है, वो अपने फादर से पूछता है कि बाबा ये क्या है, उसका फादर कहता है बेटा ये बर्ड है, बर्ड परिंदा है। अगले दिन इसी तरह से वो दोबारा सुबह को पार्क में जा रहे होते हैं, उनको सामने एक बर्ड नजर आती है, एक स्पैरो नजर आती है, और वो बच्चा देखता है, जाहिर है वो उसके पर हैं, उसकी चोंच है, दिस एंड दैट, वो अपने फादर से पूछता है बाबा ये क्या है, तो उसका फादर कहता है बेटा ये बर्ड है, बर्ड। अब तीसरे रोज इसी तरह से जब वो बच्चा चहलकदमी कर रहा होता है और उसको सामने इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के परिंदे नजर आते हैं, एक फाख्ता बैठी होती है, उसका फादर पूछता है बेटा ये क्या है, अपने बेटे से पूछता है बेटा ये क्या है। अब फाख्ता उस बच्चे ने पहले नहीं देखी थी, उसने तो स्पैरो देखी थी, लेकिन जो पहले 2 स्पैरोज देखी थी उसको भी उसने बर्ड कहा था क्योंकि उनकी भी। अब ये वो फाख्ता को देखता है, वो देखता है यार इसकी भी उसी तरह चोंच है, इसके भी उसी तरह पर हैं, इसके भी उसी तरह से टांगे हैं, इसकी भी उसी तरह से सब कुछ वही है, तो कहते हैं बाबा दिस इज बर्ड। तो क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। उस बच्चे ने एक अननोन चीज को, ऐसी चीज जो उसने पहले नहीं देखी थी, उसने स्पैरो देखी थी पहले, एक ऐसी चीज जो उसने पहले नहीं देखी थी, यानी कि फाख्ता, डव, उसने पहले नहीं देखी थी, उसके फादर ने उससे सवाल पूछा और उसने सही जवाब दिया। बेस्ड ऑन हिज ट्रेनिंग, जो कि पिछले 1-2 दिन में उसकी हुई थी, उसने तीसरे दिन एक अननोन चीज का जवाब सही दिया। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पर क्या है, दिस इज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो हम क्लासिफायर आपको पढ़ाएंगे उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, पहले तो हम ट्रेनिंग को देखेंगे कि हम क्लासिफायर की ट्रेनिंग कैसे करते हैं। क्लासिफायर बहुत सारे हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, न्यूरल नेटवर्क है, J48 है, डिसीजन टेबल है, एडा बूस्ट है, तो देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफायर्स जो कि हम यूज करते हैं। MLO है, which is again multi-layer perceptron. MLP is multi-layer perceptron. SMO या SVM is the same thing. So these are all the classifiers. लेकिन बुनियादी प्रिंसिपल क्या है पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफायर्स को वेका में चलाकर देखेंगे कि इनको हमने यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। मोहम्मद सुहेब क्या सवाल है जी? जी सर, क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन में भी डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स हैं। ये जो अभी आप पढ़ा रहे हैं ट्रेनिंग फेज 1 वाला, इसके अलावा नॉर्मली बात कर रहा हूँ जनरल सेंस में। जिस तरह आपने बताया कि मैंने क्लासिफिकेशन में ये भी है कि वो जो सामने से लड़का आ रहा है वो अहमद है या नहीं, ठीक है। इसी तरह वो ह्यूमनॉइड कैरेक्टर है या नहीं, ये भी क्लासिफिकेशन में आता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि मतलब हम इस तरह भी लोगों को क्लासिफाई करते हैं कि हम उनको जानते नहीं होते, बाय फेस बस याद रख लेते हैं, तो क्या वो भी क्लासिफिकेशन में आता है किसी सेंस में? तो सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। क्लासिफायर्स तो वही हैं, SVM, न्यूरल नेटवर्क, J48, डिसीजन टेबल, लेकिन आपका सवाल ये है कि मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा सामने से आ रहा है, वो अहमद है या नहीं है, तो अहमद उसका बेसिकली नाम है और वो है या नहीं, वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर उसका कोई नाम नहीं था और लेट्स से उसका नाम आपके जहन में बैठ गया, ये इमेज 1 है, या आपके जहन ने उसको एक वो दे दिया और वही चेहरा दोबारा नजर आएगा और आप उसको क्लासिफाई करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। और उस क्लासिफिकेशन में आपने उस चेहरे को अपने जहन में लेबल कर लिया था, लेट्स से ये मेरा इमेज 1 है या ये फला फला है, तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। तो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक अब है हम सर, थैंक यू। बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि हम ट्रेनिंग पहले तो देखेंगे, ट्रेनिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है इस पे आते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि ट्रेनिंग वही है जैसे कि वो बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था और फादर ने उसे स्पैरो देखी और पूछा कि ये, उस बच्चे ने स्पैरो देखी और वालिद से पूछा कि क्या है, तो वालिद ने कहा ये स्पैरो है। यहाँ पर भी हम इनपुट के अंदर फीचर्स या इमेज देते हैं, इमेज या फीचर्स। तो पहले अज्यूम कर लें कि हमने उस बच्चे को, ये क्लासिफायर बुनियादी तौर पर कौन है इस बच्चे की एग्जांपल में, जो बच्चे की एग्जांपल मैंने आपको दी है उसमें ये क्लासिफायर एक्चुअली कौन है? हु विल टेल मी? सर फीचर्स। इस क्लासिफायर जो है वो बुनियादी तौर पर उस बच्चे की एग्जांपल में है कौन? मोहम्मद साद। सर स्पैरो। स्पैरो, ओके। उस बच्चे की एग्जांपल में एक तो बच्चा है, एक उसका फादर है, और उसका फादर जो आंसर्स दे रहा है वो है, और एक जो बर्ड्स के इमेजेस हैं, यानी स्पैरो हो या समथिंग लाइक दैट, और वो बच्चा खुद है। तो बुनियादी तौर पर क्लासिफायर जो है वो कौन है? सुहेब आप बताइए। सर क्लासिफायर जो उसके वालिद थे वो हैं, आई थिंक सो, मे बी। ओके, एनीवन एल्स? सर आई जस्ट वांट टू ऐड कि मेरे नजदीक जो क्लासिफायर है वो उसके वालिद हैं, और जो बच्चा है वो आगे फिर उसे लर्न कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू। तो यहाँ पर तो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के अंदर लर्निंग हो रही है, और लर्निंग कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो क्लासिफायर वो बच्चा है। दैट ओके सर। क्लासिफायर इज दैट चाइल्ड। वो किड, वो जो बच्चा है वही क्लासिफायर है। तो वो बच्चा जो है वही क्लासिफायर है। यहाँ पर फीचर्स या इमेजेस जो आ रहे हैं वो क्या है? वो उस एग्जांपल में कौन से इमेजेस हैं? कौन बताएगा? साद आप बता दें, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। सर वो हैंड मैंने नीचे नहीं किया। एनीवन एल्स? सर सुहेब? सर जो बर्ड्स हैं बेसिकली वही उसके लिए, बच्चे के लिए इमेजेस हैं। बच्चा क्लासिफायर है और यस, बर्ड उस। बच्चा जो है उन बर्ड्स को देख रहा है तो उसके ध्यान में वो इमेजेस तो आ रहे हैं। तो वो जो बर्ड्स हैं वही इमेजेस हैं। जैसे स्पैरो उसने देखी तो वो स्पैरो इनपुट आ रही है, किसको आ रही है? बच्चे को आ रही है। और ये लेबल क्या है फिर? यस, मोहम्मद सुहेब। सर लेबल बर्ड है, क्योंकि उसके पेरेंट वालिद ने उसे बताया था कि वो बर्ड है, तो उसको उस लेबल से उसके याद रखेगा। वालिद ने उसके वालिद ने जो उसको जवाब दिया वही लेबल है। उसके वालिद ने जो उसको जवाब दिया वही लेबल है। तो स्पैरो एक इमेज है। उसके वालिद ने कहा ये तो लेबल होता है, उसके वालिद ने कहा ये तो बर्ड होती है, तो ये बर्ड उस इमेज का लेबल है। और फिर बच्चे ने उसको, दोनों इनपुट बच्चे के पास आ गई, तो बच्चा क्या हो गया? ट्रेन हो गया। ऐसे ही है। जी सर। पहले पहले दिन बच्चा ट्रेन हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन फिर उसने स्पैरो देखी। उसने फिर अपने वालिद से स्पैरो देखी का क्या मतलब है? ये फीचर या इमेज बच्चे के पास आया। किसके पास? क्लासिफायर के पास, यानी कि इमेज उस बच्चे के पास आया। बच्चा कौन है? क्लासिफायर। इमेज किसका है? बर्ड का है। तो बर्ड का इमेज उस बच्चे के पास आया, उस, जो कि एक चिड़िया थी। तो उस बच्चे ने पूछा अपने वालिद साहब से कि क्या है, तो लेबल्स क्या है? वालिद साहब ने जो जवाब दिया, और वो जवाब क्या था? कि ये बर्ड है। तो स्पैरो इधर इनपुट आई, यहाँ पर बर्ड आई, और बच्चा क्या हो गया फिर? और ज्यादा ट्रेंड हो गया। ऐसे ही है, सर बच्चा और ज्यादा ट्रेंड हो गया। ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड बच्चा है, हम टेस्टिंग पे आते हैं। ये ट्रेंड बच्चा जो है ये है, ये ट्रेंड बच्चा इधर आ गया। अब टेस्ट करना है इस बच्चे को कि इस बच्चे की को समझ सही आई है कि नहीं आई। इस बच्चे को जो उसके फादर ने बताया था इसको याद रहता है कि नहीं रहता। तो ये क्या है? ट्रेंड क्लासिफायर, यानी वो बच्चा है जिसको 2 दिन आंसर उसको दिए जा चुके हैं, अब तीसरा दिन आया है। दोबारा से पूछूंगा, ये ट्रेंड क्लासिफायर कौन है?
सोहेब, सर क्लासिफायर बच्चा है, ट्रेन क्लासिफायर हो गया अब 2 दिन बाद। यस यस, अस्का अमानुल्लाह, बताइए ट्रेन क्लासिफायर कौन है? अब सर वो वाला बच्चा ही है, क्योंकि आप 3 दिन के बाद वो ट्रेन हो गया तो फिर वो ट्रेन क्लासिफाइड हो जाएगा। यस, ये वो बच्चा है जो कि ट्रेन हो गया है। फीचर्स या इमेज, अब इसको इमेज, अब उस बच्चे को नजर आता है कि वहां पर एक डव है, फाख्ता है, ठीक है? तो वो जो डव है या फाख्ता है, तो यहाँ पर फीचर या इमेज बेसिकली किस चीज का होगा, कौन बताएगा? सुहेब। सर उसी डव का और यहाँ फाख्ता जो वो देख रहा है उसी का इमेज होगा पिक्चर। अमीर हमजा। सर सेम आंसर था, फाख्ता है। साद साद। यस सर, डव की इमेज। तो बुनियादी तौर पर वो डव का वो इमेज होगा, डव का वो इमेज होगा जो कि स्ट्रेन्ड क्लासिफायर को दिया जा, जो कि स्ट्रेन क्लासिफायर या स्ट्रेन बच्चे को दिया जा रहा है। और अब उसके वालिद ने उसको उसका आंसर नहीं दिया, बल्कि एक्चुअली उसका आंसर उससे पूछा जा रहा है, क्या करो टेस्ट करो। उसका वालिद पूछ रहा है जवाब दो। अब उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने जवाब दिया ये बर्ड है। तो यहाँ पर लेबल, क्लास या कैटेगरी उस बच्चे ने क्या किया? आउटपुट किया, ऐसे ही है। जी सर। तो एक्चुअली में भी वो बर्ड ही थी और यहाँ पर उसने आउटपुट भी बर्ड ही किया, तो ये जवाब सही हुआ, राइट? जी सर। अगली बार उस बच्चे को, उससे अगले दिन, चौथे दिन, उस बच्चे को स्पैरो नजर आती है और असूली तौर पर इस क्लासिफायर यानी उस ट्रेंड बच्चे ने क्या जवाब देना है? उस ट्रेंड बच्चे ने जवाब दिया बर्ड। तो यहाँ पर लेबल, क्लास या कैटेगरी क्या होगी? बर्ड सर। बर्ड। नॉर्मली या तो वो बर्ड होगी या बर्ड नहीं होगी, यही प्रॉब्लम है कि क्या वो बर्ड है या नहीं। लेट्स से उस बच्चे को उससे अगले दिन डॉग नजर आता है, डॉग। उसका वालिद उससे पूछता है कि क्या ये क्या है? तो वो बच्चा कहता है, उसका वालिद पूछता है क्या ये बर्ड है? तो वो जवाब देता है नॉट अ बर्ड, नो। अब लेबल, क्लास या कैटेगरी क्या होगी? नॉट अ बर्ड, नॉट अ बर्ड सर। नो, नॉट अ बर्ड, नो बर्ड। तो अगर मैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर वो बर्ड है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो बर्ड नहीं है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कंप्यूटर में प्रोसेस करना आसान हो। कंप्यूटर में तो हर चीज नंबर्स है, राइट? जी सर। तो अगर वो बर्ड है तो 1, अगर वो बर्ड नहीं है तो उसकी जगह हम 0 दे देंगे। सो द सेम आंसर, राइट? जी सर। सो यहाँ तक बुनियादी तौर पर एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें इस तरह से हमारी टेस्टिंग और ट्रेनिंग होती है, और दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। और ये हर क्लासिफायर में होती है। ये वही प्रोसेस है जो कि ह्यूमंस के अंदर भी होता है, राइट? ये वही प्रोसेस है जो कि ह्यूमंस के अंदर भी होता है, ऐसे ही है। ओके, सो अब मेरा एक सवाल है बड़ा अजीबो गरीब कि यहाँ पर भी आप देखें फीचर्स का वर्ड यूज किया है, फीचर्स और इमेज, ये हमने वर्ड यूज किया है। ट्रेनिंग के अंदर भी हमने फीचर्स का वर्ड यूज किया था कि फीचर और इमेज। सो आई हैव अ क्वेश्चन, फीचर और इमेज, ये फीचर है या इमेज इनपुट कर सकते हैं? नॉर्मली अब जो है हम इमेज पूरा का पूरा नहीं देते, ना ट्रेनिंग के लिए देते हैं ना टेस्टिंग के लिए देते हैं, बल्कि लोगों ने फीचर्स देना शुरू कर दिए। ये फीचर्स हैं क्या और इसको देने का फायदा क्या है? बुनियादी तौर पर फीचर हैं क्या कि बजाय इसके कि उसको पूरा इमेज दिखाया जाता है बच्चे को, उस बच्चे को, बच्चे ने स्टोर कर लिया, सिर्फ बच्चे को इनपुट में वो इमेज जो है, जो कि बर्ड का था, स्पैरो का था पहले दिन, उस स्पैरो के इमेज में बच्चे ने सिर्फ जो इनपुट में लिया वो लिया कि उसके पर हैं, चोंच हैं और उसकी 2 टांगे हैं और उसकी दुम है, यानी कि वो एक परिंदा है। तो उसने सिर्फ 4 चीजें उसकी स्टोर कर ली,
उसकी उसकी चोंच, उसके पर, उसकी उसकी टांगे और उसकी दुम दुम भी कह लें, या उसके फर्स जो पीछे लगे हुए होते हैं। तो ये 4 चीजें बच्चे ने बेसिक स्टोर कर ली। पूरा इमेज उसको देने की बजाय ये 4 चीजें दी गई और उसको बताया गया कि ये बर्ड है। अगले दिन भी उसको 4 चीजें बताई गई और उसको कहा गया ये बर्ड है। और उससे अगले दिन उसने जब देखा कि किसी चीज की ये 4 चीजें मौजूद हैं और उससे पूछा गया क्या है, तो उसने कहा ये बर्ड है। और जब ये उसने देखा कि ये डॉग है, डॉग को देखा और उससे पूछा गया ये क्या है, तो उसने देखा कि इसमें चोंच भी नहीं है, पर भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, दुम भी नहीं है। दुम है लेकिन टांगे भी हैं, पर और चोंच नहीं है, तो उसने कहा ये बर्ड नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हम फीचर इस्तेमाल क्यों करते हैं, पूरा इमेज ही दे देते हैं। क्या बुनियादी मकसद हो सकता है कि हमने फीचर्स दिए, हमने इमेज नहीं दिया? क्या मकसद हो सकता है? मोहम्मद सुहेब बताइए। सर बेसिकली इमेज वाइज जो है वो आई थिंक सो लर्निंग इतनी बेहतर नहीं होगी। फीचर जो है वो ही डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। यू कैन से कि बर्ड और या डॉग है तो उसमें जो फीचर्स हैं उन दोनों के फीचर्स डिफरेंट हैं और वही मेन उनकी डिफरेंस है उन दोनों में। तो अगर बर्ड्स के फीचर बच्चे को पता होंगे तो वो किसी भी बर्ड को क्लासीफाई कर सकेगा उन फीचर्स की बेस पर रादर देन इमेज। और वही अगर डॉग को देखेगा ऑब्वियसली तो उसमें वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो वो इजीली कह सकता है कि इट्स नॉट अ बर्ड। और इसी तरह अगर उसे डॉग के अगर फीचर्स पता होंगे साथ में बर्ड्स के भी और डॉग के भी तो इजीली बता सकेगा कि इट्स अ डॉग और या उसके जैसे कोई और है। यस, ओके। सो साद मंजूर, आप बताइए। यस सर, सेम आंसर। चलो, तो खुद कोई अपना इनपुट थोड़ी सी जो है ना सोच के बोला तो करो यार, क्या पता थोड़ा सा फर्क ही हो जाए। सर ओके, सो ऑब्वियसली जो इसके अलावा भी एक और आंसर भी है, इसके अलावा एक और एस्पेक्ट भी है जो इस वक्त मैं चाह रहा था कि कोई स्टूडेंट बताए, बट एनी हाउ इट्स फाइन। यहाँ तक भी सही है, अगर आपका और उसका आंसर ध्यान में सेम था तो इट्स फाइन। अस्का अमानुल्लाह, व्हाट इज द आंसर? क्या वजह है कि हम अब फीचर सर यूज करना फीचर्स चाहेंगे, देने इमेज नहीं करना? सर फीचर्स देने से मुझे लगता है यस, ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमें ज्यादा यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। पूरी इमेज को कंपेयर करने के बजाय बस फीचर्स को, जो मेजर एट्रीब्यूट है इमेज के, उसे वो कंपेयर करके इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेगा। तो ज्यादा हमारा प्रोग्राम एक्सेलेंट एफिशिएंट हो एक्सेलेंट जाएगा। एक्सेलेंट। सुहेब ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पर ये हो रहा है कि जब आप पूरा इमेज देते हैं तो बहुत सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन भी उसके पास जा रही है। जैसे अगर डॉग जो था वो भी ग्राउंड में था और बर्ड भी ग्राउंड में थी, तो ग्राउंड की घास जो थी वो दोनों इमेजेस में मौजूद है, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि घास का हमने क्या करना है। इसी तरह से अगर उसके पीछे दरख्त थे, दोनों इमेज में दरख्त थे, तो दरख्त की हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड द ट्रीज, तो ट्रीज का हमने इमेज पूरा देकर क्या करना है। इसी तरह से अगर उसके अंदर डॉग की स्किन भी ब्राउन थी और अगर बर्ड की स्किन भी ब्राउन थी, तो दोनों की ब्राउन है, ये इंफॉर्मेशन इज यूजलेस। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जो कि यूजलेस हो। तो अगर हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो ज्यादा मीनिंगफुल हो, जिससे हमें पता चल जाए कि जो चीज परिंदे में है और डॉग में नहीं है, और जो चीज परिंदे में नहीं है और डॉग में है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन हम दें। जैसे कि पर परिंदे में है, डॉग में नहीं है। दुम दोनों में है, लेकिन फर वाली दुम दुम जो है वो परिंदे की है। इसी तरह से चोंच परिंदे की है, लेकिन मुंह जो है वो डॉग का है, डॉग का चोंच नहीं है, परिंदे में मुंह नहीं है। इसी तरह से टांगे जो हैं वो परिंदे की टांगे हमेशा बहुत बारीक बारीक हैं और उसकी डिफरेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू डिस्क्रिमिनेट। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन देंगे तो ये ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाई करना ज्यादा आसान और एक्यूरेट होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज ये होगी कि जब हम यूजलेस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हमारा टाइम भी बिला वजह वेस्ट हो रहा है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने की वजह से टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने की वजह से जब टाइम वेस्ट नहीं होता,
तो हमारा एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। याद रखें क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इमेजेस 10-10 हजार हैं, 5-5 हजार इमेजेस हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, फिर कई हजार इमेजेस हैं जिनको आपने टेस्ट करना है, तो ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। कई ऐसे एल्गोरिदम रहे हैं कि हम 8-8 10-10 घंटे और कई बार 2-2 दिन चलाए रखा हमने एल्गो, और वो ट्रेन करता रहा उसको, तो ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर आप इमेज देंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर ये 2001 में 2002 में जब ये क्लासिफायर ज्यादा रूज पे थे, तो लोगों ने फिर फीचर्स देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यार पूरा इमेज मत दो, गिव फीचर्स, ताकि कम टाइम में हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन फीचर्स की देना इमेज से बेहतर है। नंबर 1, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दें जो कि क्लासिफाई कर दे, जो डिस्क्रिमिनेट ज्यादा करे। नंबर 2, टाइम कम लगता है। ठीक है जी। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सोहेब कोई सवाल था? नो सर, वो एक एग्जांपल आ रही थी माइंड में, वो ही ऐड करने लगा था कि इस तरह एक हमारे पास बर्ड होता है शुतुरमुर्ग, और वो आपने बात की थी ना कि अगर जमीन पे बर्ड होगा तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो बस उसी की एग्जांपल मेरे माइंड में थी कि अगर एक डॉग है या वो बर्ड है शुतुरमुर्ग है हमारे पास, तो हम उस पे इमेज की बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें फीचर्स पे डिफरेंशिएट करना ज्यादा बेहतर हो। इमेज की बेस पर भी डिफरेंशिएट तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इमेज के अंदर भी फर मौजूद है, पर मौजूद है, उसकी बट दुम, उसकी एफिशिएंसी जो, एफिशिएंसी भी तो इम्पोर्टेंट है, वो एक मिनट, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लिसन लिसन जी लिसन सर। लिसन, डोंट स्पीक। तो इसी तरह उसकी चोंच है, उसकी लंबी टांगे हैं, तो डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डिफरेंशिएट होने में, और हो सकता है थोड़ी सी एक्यूरेसी भी कम हो। तो डेफिनेटली दैट कुड बी द रीजन, यू आर राइट। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुंचे और यहाँ तक आपको बेसिक चीजें समझ आ गई, राइट? अब जो आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग की ये जो इंफॉर्मेशन है, अब मेरा ये सवाल है कि फीचर के अंदर, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये पता करना है कि वो बर्ड है या नहीं है, इसके अंदर कौन से फीचर्स ज्यादा ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं, यानी वो ज्यादा एफिशिएंट हैं जिससे हम ज्यादा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर 1, लेट्स से मैं कहता हूँ कि चोंच, क्या चोंच जो है अगर हम एज अ फीचर ले लें, तो क्या वो एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि यार ये चोंच जो है, ये इसका मतलब है ये परिंदा है, बल्कि ये जानवर नहीं है, ये डॉग नहीं है, या ये हाथी नहीं है? जी सोहेब। जी सर, हम कर सकते हैं उसकी बेस पे वन ऑफ द यस, फीचर्स। तो चोंच चोंच एक इम्पोर्टेंट फीचर है, लेकिन क्या स्किन कलर भी इम्पोर्टेंट फीचर है बर्ड का? सोहेब यस? नो सर। नो, क्योंकि कौवे का कलर भी ब्लैक होता है और भैंस का कलर भी ब्लैक होता है। जो आपकी जो काउ फैमिली में जो आपकी ये बफलोज हैं, या इसकी जो स्पेशल इसकी टाइप है, वो ब्लैक होती है। और आपके जो आपका क्रो है, दैट इज आल्सो ब्लैक, सो इट इज नॉट अ गुड फीचर। इसी तरह से आपके जो पर हैं, दैट इज अ गुड फीचर, फेदर्स, इट्स अ गुड फीचर। तो वो फीचर्स जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम की कैटेगरीज को, यानी कि वो बर्ड है या नहीं है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्ट्रॉन्ग फीचर्स। और वो फीचर्स जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जैसे स्किन कलर है, जैसे बैकग्राउंड है, जैसे और बहुत सारी ऐसी चीज, हेड है, हेड दोनों में है, या और बहुत सारी चीजें, वो फीचर्स वीक फीचर्स कहलाते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग फीचर्स को आइडेंटिफाई करके क्लासिफायर को देना होता है, ताकि उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो और टेस्टिंग भी अच्छी हो। तो एक क्लासिफिकेशन के अच्छे रिजल्ट्स या एफिशिएंसी तब बेहतर आएगी जब हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फीचर्स यूज करेंगे। जब हम स्ट्रॉन्ग फीचर्स यूज करेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग फीचर्स वी विल हैव अ गुड क्लासिफिकेशन रेट। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने लेबल, क्लास, कैटेगरी, लेबल, क्लास, कैटेगरी एक ही चीज है, और वो क्या है? हमारी एग्जांपल में जो हमने ली थी, उसमें लेबल क्या था? बर्ड और नॉट अ बर्ड, या 1 और 0। तो क्लास क्या है और कैटेगरी क्या है? सुहेब आप ही बता दें। अगर लेबल, सर बर्ड ही होगी सर।
यस, लेबल क्लास कैटेगरी एक ही चीज है, क्लास कैटेगरी लेबल एक ही चीज है। बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आपने कितने हिस्सों में तकसीम करना है उसको क्लास कैटेगरी या लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये बताना है कि बर्ड है या नहीं, इसका मतलब है ये 2 कैटेगरी प्रॉब्लम है, इसके 2 कैटेगरीज हैं, या इसकी 2 क्लासेस हैं, या इसके 2 लेबल्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपने ये बताना है कि ये बर्ड है या ये लैंड एनिमल है या ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, बर्ड, लैंड एनिमल या नो, 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बर्ड के केस में कहेंगे 1, लैंड एनिमल को आप कह सकते हैं 2, और नो के केस में 0 कह दें। तो इट्स अ 3 क्लास प्रॉब्लम, इट्स अ 3 कैटेगरी प्रॉब्लम। इसी तरह 4 कैटेगरी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप कहें कि जी बर्ड है या लैंड एनिमल है या वो या वो लेट्स से रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल भी लैंड एनिमल है, तो यू कैन से बर्ड है, या वो मैमल्स हैं, या वो रेप्टाइल्स हैं, या वो कुछ भी नहीं है इनमें से। So you got 4 categories. 1 is bird, 2 is mammal, 3 is reptile, and the 4 is none of them, 0. So label, class, category. These are the same thing. 2 class problem, 3 class problem, 4 class problem अक्सर रिसर्च पेपर में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल परेशान ना हो, सिंपल सी चीज है। वापस आते हैं, अब हम आपको यही कॉन्सेप्ट। यस सर, क्या सवाल है, पूछें। सर सवाल ये है कि हमने एक दो चीजें डिस्कस की कि हम फीचर्स यूज करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। इस तरह उनमें से एक था एफिशिएंसी। तो जो एक्यूरेसी है, कैन वी से कि अगर हम सिर्फ फीचर्स को यूज करते हैं तो उससे एक्यूरेसी बढ़ती है, या फिर हमें बेहतर एक्यूरेसी के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए कंपैरेटिवली इमेजेस को यूज करना चाहिए? देखिए, बेहतर एक्यूरेसी के लिए आपको फीचर्स, स्ट्रॉन्ग फीचर्स यूज करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग फीचर्स से आपकी बेहतर एक्यूरेसी बिल्कुल आएगी। और नंबर 2, आपकी बेहतर एक्यूरेसी जो है वो क्लासीफायर पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा क्लासीफायर किस डेटा सेट के लिए ज्यादा बेहतर है। तो आपकी क्लासीफायर पे भी डिपेंड कर रही है, आपकी फीचर्स पर भी डिपेंड कर रही है कितने स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, और आपकी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, क्या आपने उसको ट्रेन कितना ज्यादा किया है। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को आप 2 दिन तक बताया और तीसरे दिन सवाल पूछने शुरू कर दिए, और एक बच्चा है उसको आपने 20-25 दिन मुख्तलिफ एग्जांपल्स देके बताया और फिर सवाल पूछे, तो जो 20-25 दिन जिसको बताया होगा उसकी ट्रेनिंग सैंपल ज्यादा है, उसको उसका जो है वो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर ये चीज डिपेंड कर रही है। अब आपका सवाल है कि इमेज या क्लास या फीचर्स, तो इमेज तो अब ज्यादातर ऑब्सोलीट ही हो गया है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लेट से मौजूद हो, तब भी इमेज की बजाय अगर आप स्ट्रॉन्ग फीचर्स यूज करते हैं तो आपको रीजनेबल बल्कि कंपेरेबल और हो सकता है उससे भी बेहतर एक्यूरेसी मिल जाए। तो है और कोई सवाल? जी सर, वो एक्चुअली मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि मैं अगर कंप्यूटर वाइज बात करें तो उसमें तो हमें कंप्यूटेशनल पावर लिखते हैं। इस तरह अगर बच्चा है, अगर ह्यूमनॉइड की बात करें, तो अगर वो देखता है कि कोई भी एनिमल, एनीथिंग जो कि आसमान में उड़ रहा है, तो उस बेस पे ज्यादा इजीली डिस्टिंग्विश कर पाता है कि ये बर्ड है या नहीं है। वन ऑफ द फीचर्स की वो चीज उड़ने वाली होती है। तो मैं इसी सेंस में इसलिए कंप्यूटर की तरफ लेके आ रहा था कि जो सराउंडिंग है, यानी इमेज है ओवरऑल, कि वो आसमान में चीजें जिधर भी है, उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें तो मे बी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होती है। एफिशिएंसी शायद ह्यूमनॉइड में एफिशिएंसी नॉर्मली इतनी होती है, लेकिन अगर कंप्यूटर में जाए तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन शायद एक्यूरेसी बढ़ती है अगर हम पूरा इमेज लें तो शायद। ओके ओके, सो सोएब का सवाल ये है कि जो बच्चा है उसको अगर पूरा इमेज दिखाया जाए उड़ने वाले परिंदे का तो वो ज्यादा बेहतर क्लासीफाई करेगा, तो क्या ये चीज ह्यूमन में वैलिड नहीं है, या अगर है या नहीं है? तो एक्चुअली बच्चा जब उड़ने वाला परिंदा देखता है तो वो उसके अंदर स्टोर जो कर रहा होता है वो पर उसके स्टोर कर रहा है, और ये जहन में एक इमेज बना रहा है कि ये उड़ रहा था। तो बेसिकली उसने भी 2 ही फीचर स्टोर किए। जब आप उस बच्चे को नोट करेंगे तो बच्चा जो है वो ये नहीं नोट करेगा कि वो परिंदा जो था उसकी शेप कैसी थी, उसका कलर क्या था। वो ज्यादातर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो नोट करेगा कि यार ये उड़ रहा है और इसकी चोंच है, इसके पर हैं और ये आसमान पे था। तो जब वो किसी कुत्ते को देखेगा या डॉग को देखेगा या वो बफलो को देखेगा, वो देखेगा यार ये जमीन पर है, ये उड़ नहीं रही, अच्छा ये फिर इसका मतलब है ये बर्ड नहीं है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर वो भी अपने ध्यान में फीचर ही स्टोर कर रहा होता है। ओके सर, थैंक यू।
ओके, तो अब हम आगे आते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन फॉल डिटेक्शन की। ह्यूमन फॉल डिटेक्शन जो है ये एक प्रॉब्लम है जिस पे 2013 में मैंने काम किया था, एक रिसर्च पेपर 2013 में मैंने पब्लिश किया था। उसके बाद फिर 2019 में मैंने एक जर्नल पेपर पब्लिश किया था। लेट मी शो यू दैट एंड देन आई विल गिव यू द एग्जांपल एंड देन वी विल टेल यू कि इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको आप डेफिनेटली गो थ्रू उसको देख सकते हैं, और ये मेरा वेब पेज है, इसमें जो पब्लिकेशंस का लिंक है इसके अंदर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स पे काम कर सकते हैं अपने विजन के प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे अंडरग्रेड ही के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था। सो दिस इज द पेपर ह्यूमन फॉल डिटेक्शन, और ये IEEE कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ था, और इसमें ये स्टूडेंट्स थे, और ये स्टूडेंट जो है वो BS करने के बाद फिर इसको जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ सारलैंड में एडमिशन मिल गया था, उधर चला गया था। तो ये ह्यूमन फॉल डिटेक्शन पे हमने काम किया था, फिर इसी प्रॉब्लम पे हम काम करते रहे, और ये 2013 में पब्लिश हुआ। फिर इस प्रॉब्लम पे हमने इसको एक्सटेंड किया और ह्यूमन पोस्चर पे काम किया, और ह्यूमन पोस्चर पर फिर हमने जो एक पेपर पब्लिश किया था, that paper is published in this Sensors journal with 3.031 impact factor using temporal covariance of motion and geometric features via boosting for human fall detection। तो human fall detection पर ही पेपर हमने पब्लिश किया था, और इस पे मैंने एक और पेपर ऑन ह्यूमन पोस्चर रिकग्निशन का पेपर अभी हम सबमिट करवा रहे हैं ऑन IEEE transactions। एक्चुअली इट्स IEEE BHI, जिसका प्रीवियस नेम वाज IEEE transaction। तो ह्यूमन फॉल डिटेक्शन बुनियादी तौर पर ये प्रॉब्लम है क्या? तो दैट इज द क्वेश्चन, क्या है जी ये प्रॉब्लम, कौन बताएगा? ह्यूमन फॉल डिटेक्शन बुनियादी तौर पर व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्या? एनीवन? ह्यूमन फॉल डिटेक्शन, फॉल का मतलब गिरना, ह्यूमन का मतलब इंसान, डिटेक्शन का मतलब डिटेक्ट करना। तो ह्यूमन फॉल डिटेक्शन क्या प्रॉब्लम हुई? डोंट सर थिंक कि मैंने उसमें बड़ा कोई पेपर पब्लिश किए थे और मैंने उसमें बड़ी कोई मुश्किल चीज है और दिस एंड दैट। हमने जब काम शुरू किया था इसी तरह ही शुरू किया था। डोंट स्पीक अनलेस यू रेज योर हैंड, ठीक है, हाथ खड़ा करके बोले। तो बुनियादी तौर पर जब हमने काम शुरू किया था इसी तरह ही शुरू किया था कि ह्यूमन और फॉल और डिटेक्शन ये तीन वर्ड है, तो इसका मतलब क्या था? तो कौन बताएगा व्हाट इज ह्यूमन फॉल डिटेक्शन? जी अमीर हमजा बताएं। सर ह्यूमन फॉल डिटेक्शन मतलब सर ह्यूमन की जो मूवमेंट है उसमें उसको डिटेक्ट करना, मूवमेंट्स को। ओके फॉर ओके एग्जांपल ओके ही इज रेजिंग हैंड और ही इज वॉकिंग। ओके, सो ह्यूमन, ओके सो यहाँ पर हम वर्ड लिख रहे हैं ह्यूमन फॉल डिटेक्शन। तो आपने बताया कि एक ह्यूमन है और उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आपने सही बताया। तो फिर आपने बताया कि मूवमेंट को डिटेक्ट करना किसी हद तक, यस। मोहम्मद सुहेब आप बताइए। सर वैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ बूढ़े अफराद होते हैं, अगर वो गिरे तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए डिवाइस भी उन्होंने बनाई हुई है कुछ लोगों ने। बेसिकली डिवाइस यही करती है कि जैसे ही वो गिरने लगता है, इस तरह गाड़ी में एयर बैग्स होते हैं, इस तरह इन्फ्लेट हो जाते हैं और उसकी जो गिरने के बाद जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो बेसिकली डिटेक्ट करते हैं समहाउ कि वो कितने एंगल पे, एक बंदा स्टैंडिंग पे आपने भी दिखाया था कॉलम, स्टैंडिंग पे इतने डिग्री एंगल होता है तो 80 हो जाता है। तो उसी की बेस पे डिटेक्ट करते हैं कि इंसान फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर वो करता है तो फिर वो आगे फर्दर उस पे ऑपरेशन होता है। ओके, अस्का अमानुल्लाह, व्हाट इज ह्यूमन फॉल डिटेक्शन? सर इमरजेंसी में वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, जब भी कोई गिरने लगेगा तो वो या फिर एक एप्पल वॉच का भी कंसेप्ट होता है, इसमें जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर में कॉल करके अपडेट कर देता है कोई भी इमरजेंसी की के हाल में। तो ऐसा चीज होगा, वो डिटेक्ट कर लेगा, जब भी कोई बंदा गिरेगा तो फिर अपडेट कर देगा। ओके, सो ह्यूमन फॉल डिटेक्शन, ये सिंपल तीन वर्ड्स हैं। बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है, ह्यूमन जो है फॉल, फॉल हुआ है यानी गिरा है या नहीं, इसको डिटेक्ट करना। ह्यूमन गिरा है या नहीं इसको डिटेक्ट करना, सिंपल आंसर। ह्यूमन फॉल डिटेक्शन टू डिटेक्ट दैट ह्यूमन इज फॉलन और नॉट। व्हाट इज ह्यूमन फॉल डिटेक्शन? टू डिटेक्ट human is fallen or not।
इंसान गिरा है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने को ह्यूमन फॉल डिटेक्शन कहते हैं। अब जाहिर है ये प्रॉब्लम हमने शुरू की, इसमें बुनियादी तौर पर जो ओल्ड हाउसेज होते हैं या जो मेडिकल हेल्थ यूनिट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इन जगहों पर बहुत सारे लोग जो हैं वो चलते चलते, बूढ़े लोग जो है वो गिर जाते हैं और टाइमली एड ना मिलने की वजह से बड़ा भारी भरकम नुकसान होता है। इसकी हमारे पास बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स थी, जिसमें कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल सिर्फ यूएस में खर्च होते हैं इसकी इंजरीज पर, और इसी के अलावा हर साल बेइंतहा अमवात वाक़ई होती है। जो मेरे रिसर्च पेपर हैं उनमें ये स्टेटिस्टिक्स भी मेंशन है। तो बुनियादी तौर पर दिस इज गोना हैपन। अच्छा, क्लास का टाइम क्योंकि खत्म हो गया, जिसने जाना है वो जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये लेक्चर बड़ा अहम है तो इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को वैका वगैरह समझा दूं, और ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। अगर किसी क्लास है वो चला जाए, वैसे भी जाना चाहे तो कंपल्शन नहीं है, और रुकना चाहे तो इट्स अप टू यू। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि ह्यूमन गिरा या नहीं, हम ये देखना चाहते हैं ह्यूमन गिरा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बनाता हूं तो दिस इज अ ह्यूमन, दिस इज अ ह्यूमन, और ये ह्यूमन की स्टैंडिंग पोजीशन है, दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमन। और तो फिर ये कौन सी पोजीशन है इसी ह्यूमन की, ये पोजीशन कौन सी है भाई? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। खतीजा जहूर, खतीजा जहूर, लाइबा फातिमा, ये पोजीशन कौन सी है? कौन बताएगा? व्हाट इज द पोजीशन हियर? जी अजीम अब्बास साहब बताइए। सर फॉलन। दिस इज फॉल, तो दिस इज स्टैंडिंग, दिस इज फॉल। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ये फॉल पोजीशन है। ये बंदा खड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है। दिस इज स्टैंडिंग, दिस इज फॉल। सिंपल आंसर। दिस इज अ स्टैंडिंग पोजीशन एंड दिस इज अ फॉल पोजीशन। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं जो कि हम यहाँ पर निकालें, इमेज देने की बजाय क्लासिफायर को कौन कौन से फीचर्स हम दें, या लेट्स से आपको मैं इमेज दिखाने की बजाय क्या कुछ बताऊं कि आप ये डिसाइड कर सकें कि वो बंदा खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है। नंबर वन क्या हो सकता है? अजीम अब्बास, यस। सर उसका हेड लेवल और जो पैर है उनका लेवल सर, उनके हिसाब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो लेटा हुआ है कि खड़ा है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हेड लेवल, हेड पोजीशन, या उसकी हाइट, राइट? यस सर। हाइट ऑफ हेड। अगर उसकी हाइट जो है वो नॉर्मली 4 फीट से ऊपर है या 3 फीट से भी ऊपर है, इसका मतलब वो खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर वो लेटा होगा तो वो उसकी हाइट जो है वो 1-1.5 फीट से ज्यादा नहीं होगी, राइट? तो अगर उसकी 3 फीट से ज्यादा हाइट है, इसका मतलब है वो खड़ा हुआ है। अगर उसकी 3 फीट से कम हाइट है, इसका मतलब वो लेटा हुआ है। एक तो हाइट ऑफ द हेड, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। हाइट ऑफ द हेड में अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पहले वो पूछ लें। जी अमीर हमजा, कोई सवाल है या आप बताना चाहेंगे अगला फीचर? सर एक फीचर मैं बताना चाहूंगा। जी बताइए सर सर। एंगल, सर एंगल भी हो सकता है, क्योंकि सर अगर बंदा खड़ा हुआ है तो 90 के एंगल पे ऑलमोस्ट खड़ा होगा, तो अगर वो गिरेगा तो उसका एक्सलेंट एंगल चेंज हो जाएगा। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। एंगल, और हम इसको फॉल एंगल भी कह सकते हैं। यानी कि वो एंगल जो ये जो ह्यूमन है, अगर इसकी बॉडी से हम ये एक्सेस पास करें और फिर हम ये एक्सेस बेसिकली जो है दिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ इसकी बॉडी जो एंगल बनाती है, दिस केस में 90 डिग्री है, तो दिस इज कॉल्ड फॉल एंगल, जो 90 डिग्री इधर आ रहा है। तो अगर वो 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब है वो स्टैंडिंग है। 80 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, इसका मतलब है वो स्टैंडिंग है। अच्छा, अगर हम इसकी बॉडी का ये एंगल बनाते हैं, ये देखें, इस एंगल का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। इसका मतलब है वो बंदा इसका मतलब है वो बंदा 0 डिग्री का मतलब है वो बंदा लेटा हुआ है।
तो अगर एंगल आपका जो है यहाँ पर देखिए एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है वो बंदा खड़ा हुआ है। अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है वो लेटा हुआ है। तो दिस इज द एंगल, राइट, दिस इज द एंगल ऑफ दैट पर्सन। 0 डिग्री होगा तो वो लेटा हुआ है, 90 डिग्री होगा तो खड़ा हुआ है। फॉल एंगल इसको हम कह देते हैं, फॉल एंगल यानी द एंगल विच द बॉडी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि वो बंदा इस तरह से था, तो ये जो लाइन अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। ये देखिए, अगर मैं इसकी ये लाइन ड्रॉ करूं, दिस लाइन विल बी लाइक दिस। ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, अराउंड लेट्स से मैं कहता हूं तो 70 डिग्री बन रहा है या 60 डिग्री बन रहा है। तो दिस इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, और इसको हम कहेंगे, ये जो एंगल हमने बनाया है, दिस द एंगल विद द एक्स एक्सिस, और दिस इज कॉल्ड, इसको भी हम किसी हद तक स्टैंडिंग कह सकते हैं क्योंकि अभी वो गिरा नहीं है। गिरने को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक बंदा बिल्कुल गिर जाए, या अगर वो इस तरह से खड़ा हो कि इससे कि किसी भी सपोर्ट के बगैर वो इस तरह खड़ा ना रह सके और था करके गिर जाए, तो हम कहेंगे कि द पर्सन इज फॉलन, तो उसका डिग्री 0 डिग्री होगी। अगर वो इस तरह भी है 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज स्टैंडिंग। So this is a fall angle which that person is making with the x-axis. यहाँ तक सही है जी? तो fall angle is a very good thing जो कि इन्होंने बताई है। So that is correct. तो एक तो चीज थी हाइट ऑफ द हेड, और दूसरी चीज है फॉल एंगल। इसके अलावा अजीम अब्बास क्या सवाल है जी? सर आपने सबसे पहले कहा था कि जो हाइट ऑफ द हेड है वो 3 फीट से कम हुई तो बंदा फॉलन है। लेकिन सर मैं कुछ टाइम Yes. पहले ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसपे दुनिया जो स्मॉलेस्ट पर्सन है ना, एक 19 साल की लड़की है जो 2.5 फीट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यस, तो इनका सवाल अजीम का ये है कि बाज़ दफ़ा हमारी जो यानी एक दुनिया में एक लड़की उन्होंने देखी जो 2.5 से कम हाइट की थी, ठीक है ना, और वो उस केस में आप उसको क्या कहेंगे, वो लेटी भी है या वो खड़ी भी है? और इवन बच्चे छोटे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, उस केस में आप क्या कहेंगे कि वो खड़े हुए हैं या लेटे हुए? वी डोंट नो कि हम क्या कहना चाहिए हमें। तो उस केस में हाइट ऑफ द हेड एक अच्छा फीचर नहीं है, उस केस में फॉल एंगल एक अच्छा फीचर है। उस केस में और बहुत सारे फीचर्स हम निकाल सकते हैं जो अच्छे फीचर होंगे। तो कुछ केसेस जहां पर उस प्रॉब्लम के अंदर कम्प्लेक्सिटी को जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, और जैसे आपके डेटा सेट्स के अंदर बौने किस्म के लोग भी होंगे, ठीक है, और बच्चे भी होंगे, ठीक है ना, और हर तरह के लोग होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिनका कुब निकला हुआ है, जिनके, तो उतनी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतने हमें फीचर ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो अगर कोई बंदा छोटे कद का है तो फॉल एंगल एक अच्छा फीचर है, और उस फीचर से को यूज करके उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। और कोई सवाल? नो सर। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? देखें, स्लाइड नजर आ रही है? नो सर, शो नहीं नहीं आ रही सर, शो ओके नहीं आ नो रही। सर, शो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, जस्ट ओके। सो यहाँ पर देखें, हमने लेट्स से मैंने कहा कि हम एक ही फीचर ले लेते हैं, एक से ज्यादा फीचर भी ले सकते हैं। मेरी कई मैंने रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी हैं, जैसे आप मेरा रिसर्च पेपर जो 2013 में लिखा था, उसमें हमने फॉल एंगल भी लिया था, सेंट्राइड लिया था, सेंट्राइड एंगल लिया था, हेड पोजीशन ली थी, मोशन वेक्टर्स लिए थे, बहुत सारी चीजें ली थी। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था कि अगर चलते चलते बंदा एकदम से रुकता है, इसका मतलब है गिरा है, ज्यादा चांस है कि वो गिरा है, क्योंकि जब वो गिरता है तो तेजी से होके एकदम से गिरता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स लिए थे।
तो इस वक्त प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक फीचर लेता हूँ, विच इज फॉल एंगल। फॉल एंगल, तो मैंने उस बच्चे को ये बताया, क्या क्या दिया यहाँ पर देखें ट्रेनिंग में, उसको फीचर क्या दिया, फॉल एंगल, और उसको आंसर भी दे दिया। लेट्स से अगर फॉल एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर उसको क्या कहा, स्टैंडिंग। अगर फॉल एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या कहा, फॉल। यहाँ पर अगर फॉल एंगल जो है वो 75 डिग्री है तो यहाँ पर मैंने उसको क्या कहा, स्टैंडिंग, एंड सो ऑन। इस तरह से 90 डिग्री है तो स्टैंडिंग, 85 डिग्री है तो स्टैंडिंग, 0 डिग्री है तो फॉल, 5 डिग्री है तो फॉल, 75 डिग्री है तो स्टैंडिंग, 25 डिग्री है तो फॉल। सो दीज आर द बेसिक ट्रेनिंग एग्जांपल्स। यहाँ तक सही है जी? यस सर। अच्छा, अब जब वो बच्चा ट्रेन हो गया या क्लासिफाइड ट्रेन हो गया, उसको मैंने फीचर दिया, ठीक है, उसको मैंने फीचर दिया 90 डिग्री, उसने जवाब दिया स्टैंडिंग। उसको मैंने फीचर दिया 90 डिग्री, उसने क्या जवाब दिया, स्टैंडिंग। उसको मैंने फीचर दिया 0 डिग्री, उसने क्या जवाब दिया, फॉल। उसको मैंने फीचर दिया 5 डिग्री, उसने क्या जवाब दिया, फॉल। उसको मैंने फीचर दिया 75 डिग्री, उसने क्या जवाब दिया, क्लासिफायर ने स्टैंडिंग। यहां तक सही है? इसका मतलब ये है कि हम उसको जो फीचर्स दे रहे हैं वो उसका जवाब उसके लिहाज से दे रहा है, और जो जवाब, अच्छा अब हम चेक करते हैं क्या उसने सही जवाब दिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर्स होंगे उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जवाब कितना सही आ रहा है, और उससे हम एक्यूरेसी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक और अहम चीज देखना चाहते हैं, इससे पहले कि हम एक्यूरेसी निकालें। ये 90, 0, 5 और 75 डिग्री, ये तो ऑलरेडी हम ट्रेनिंग में उसको देकर ट्रेन कर चुके हैं। 90, 0, 75, 25, ये तो हम दे चुके थे उसको, राइट। और यही चीजें हम दोबारा उसको दे के पूछ रहे हैं, 90, 0, 5 और 75, 90, 0, 5 और 75। इसका क्या मतलब है कि ये जो 90, 0, 5 और 75 है जो कि हम वहां पर दे रहे हैं, ये तो पहले भी हम दे चुके थे। तो ये काम तो हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं ये काम तो हम सिंपली प्रोग्राम बनाकर भी कर सकते हैं कि इफ 90 डिग्री answer is standing, if 85 degree answer is standing, if 0 degree answer is fall, if 5 degree answer is fall, if 75 degree the answer is standing, if it is 25 the answer is fall। तो ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। what is the difference? ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो बुनियादी फर्क क्या हुआ? अमीन हमजा, यस। सर लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इस तरह करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट 70 पे देखेगा। अगर 25 और 75 के दरमियान कोई एंगल पे वो लाई कर रहा हो फिर। वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो बुनियादी तौर पर क्या होगा, जैसे अमीर हमजा ने बताया कि एक्चुअली ये तो वो डेटा हमने दिया जो कि उसको ऑलरेडी दिया हुआ था। लेकिन अगर कोई 70 आ जाए, अब 70 तो उसको पहले नहीं पता था, 70 एक अननोन डेटा था। 70 पर उसने जवाब दिया, उसने सोचा यार 90 पर भी स्टैंडिंग होता है, 75 पे भी स्टैंडिंग होता है, उसने इसका भी स्टैंडिंग कह दिया। अब ये इसको इंटेलिजेंसी कहते हैं कि अननोन डेटे पर आंसर देना। इंटेलिजेंसी ये नहीं है कि जितना दिया था वही दोबारा पूछ लो, वो तो रट्टा मारने का तरीका हो गया, वो तो इफ एंड एल्स से भी हो सकता है। इंटेलिजेंसी हमेशा वहां पर आती है जहां पर हम अननोन डेटा देते हैं। इंटेलिजेंसी comes where we give an unknown data. If we give an unknown data to something, it means that it is intelligent. If you don't give an unknown data, it means it's not intelligent. So as much as you give an unknown data, it means it is intelligent. If you give unknown data और उस पर वो सही जवाब दे, उस पर वो जवाब दे सके, इसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। और इसको आप इफ एंड एल्स से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर सिर्फ हम यही टेस्ट करना होता तो इस प्रॉब्लम को आप इंटेलिजेंट प्रॉब्लम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप इंटेलिजेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर टेस्टिंग इट लाइक दिस। नाउ वी नो कि आपको अननोन डेटा दिया गया है और उस पर आपने
उसको 70 दिया, उसको जवाब उसके पास पहले कभी 70 उसने देखा नहीं था, जैसे उस बच्चे ने उस डव यानी फाख्ता को पहले नहीं देखा था, तो उस पर भी उसने बर्ड जवाब दे दिया, यानी कि ये उसकी इंटेलिजेंसी थी। इसी तरह से दिस क्लासिफायर इज नाउ इंटेलिजेंट बिकॉज इट इज गिविंग द आंसर ऑन एन अननोन डेटा। अजीम अब्बास साहब बताइए क्या सवाल है? सर हमें इसको अगर प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करना चाहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से भी तो कर सकते हैं, लाजमी थोड़ी ना है कि हम फिक्स यस, फिक्स एंगल देते हैं। यस, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी साइन कर सकते थे इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड लेस देन इक्वल टू 75। ठीक जी है ना? सर। इफ फॉल एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड लेस देन इक्वल टू 75 तो ये कर दो, अदरवाइज वो कर दो। अदर इस पे हर चीज पे कंडीशन लगाएंगे, ऐसे ही होगा, यस सर ऐसे। ऐसे ही है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा दूसरा वेरिएबल भी हो, फॉल एंगल के अलावा दूसरा वेरिएबल कौन सा था? हेड पोजीशन। तो उस पर भी आपको इफ लगाना पड़ेगा। इफ फॉल एंगल इज ग्रेटर देन 90 and less than this and head position is equal, head height is less than 1, ठीक है ना? एंड उस पे लगानी पड़ेगी इफ फॉल एंगल इज ग्रेटर देन 70 एंड हेड पोजीशन इज दिस इफ दिस। इस तरह की पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेगी बहुत सारी। फिर अगर दो की बजाय तीन वेरिएबल्स होंगे तो पॉसिबिलिटीज जो है वो कितनी बढ़ जाएंगी? अगर एक वेरिएबल था, लेट मी ओपन अप द let me open up the whiteboard. Now this is important, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर एक वेरिएबल था फॉल एंगल, उसकी पॉसिबिलिटीज इतनी थी। अगर दो वेरिएबल होंगे तो फॉल एंगल के बाद लेट से आपका वेरिएबल दूसरा कौन सा था? पहला वेरिएबल था फॉल एंगल, दूसरा दूसरा कौन सा था वेरिएबल? हेड पोजीशन। हेड पोजीशन। उस फॉल एंगल की वो तमाम वैल्यूज के लिए हेड पोजीशन की बहुत सारी वैल्यूज, यहाँ पर भी 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 बहुत सारी। अब नॉर्मली रियल टाइम प्रॉब्लम में हमें तकरीबन बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो तीसरा वेरिएबल आपने सेंट्राइड लगा दिया, ठीक है? तीसरा वेरिएबल लेट से आया, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ ताकि ये आपको समझना आसान हो। लेट मी डू इट फॉर यू, just wait. So what I'm gonna do is if you take this fall angle, उसके बाद आपने कहा कि यार ये होना चाहिए उसके बाद आपने कहा कि ये फॉल एंगल के बाद आपने कहा कि ये हेड पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद आपने कहा जी, उसके बाद आपके पास होना चाहिए लेट्स से सेंट्राइड, उसके बाद होना चाहिए सेंट्राइड पोजीशन, उसके बाद होनी चाहिए लेट्स से आपके पास मोशन वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, उसके बाद होना चाहिए मोशन वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो रिसर्च पेपर में मैंने लिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर अगर हम ऐसे आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज फॉल एंगल। अब ये फॉल एंगल जो है अगर ये हमारे पास आता है तो फॉल एंगल के बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे फॉल एंगल की यहाँ पर एक चीज बनी, ये दूसरी बनी, ये तीसरी बनी, ये चौथी बनी। अब हेड पोजीशन आ गया। इस फॉल एंगल की वैल्यू के लिए हेड पोजीशन के कितने केसेस बनेंगे? कितने? इसके कितने बनेंगे? उतने ही, जितने ये बनेंगे। ये इसी तरह से इसके और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वी गॉट दीज पॉइंट्स। और इसी तरह से इसके बनते जाएंगे।
तो ये प्रॉब्लम जो है, आपको पता है एल्गोरिदम में हम इसको टर्म यूज करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे? इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कोई बता सकता है? अगर वो फॉल एंगल यहाँ पर अगर 10 ब्रांचेस थी, फॉल एंगल के केस में अगर 10 ब्रांचेस थी तो यहाँ पर 100 हो जाएंगी, और अगर इसकी सेंट्राइड के केस में 10 ब्रांचेस और थी तो यहाँ 1000 हो जाएंगी, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 10,000, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 2 3 4 1 लाख, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 10 lakh. So basically this is what? This is actually 10 raised to power 1. So this is 10 raised to power 2. 10 exponential power. So how to write exponential? Exponential 2. Okay. This is 10 exponential 3. This is 10 exponential 4. This is 10 exponential 5. This is 10 exponential 6. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारे पास 6 वेरिएबल्स हो तो 10 रेज़्ड टू पावर 6, और अगर हमारे पास 7 वेरिएबल्स हो, अगर हमारे पास 7 वेरिएबल्स हो तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? 10 रेज़्ड टू पावर 7. और अगर हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर 7, अगर हमारे पास 8 वेरिएबल्स हो तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? कौन बताएगा? 10 रेज़्ड टू पावर 8, 10 रेज़्ड टू पावर 7 का मतलब है 1 करोड़, 10 रेज़्ड टू पावर 8 का मतलब है 10 करोड़, और अगर आपके पास 10 रेज़्ड टू पावर 9 वेरिएबल हो तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? कौन बताएगा? अजीम अब्बास, आप बताएं। सर 10 raised to power 9. 10 raised to power 9 means 1 बिलियन, और अगर आपके पास n वेरिएबल्स हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 10 raised to power n. 10 raised to power n. 10 raised to power n means exponential complexity. एल्गोरिदम में मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 30 ले लूं, n की वैल्यू क्या ले लूं? 30 ले लूं, यानी कि 10 raised to power 30, 10 raised to power 30 ले लूं, और मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर ले लिया जाए, लेट्स से 100 गीगाहर्ट्ज का। कितना? 100 गीगाहर्ट्ज। आप कोई पुराना छोटा कंप्यूटर मत लें, बहुत बड़ा कंप्यूटर लें। कितना बड़ा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना? इतना बड़ा कि जिसको कूलेंट जो है वो एक पूरी बिल्डिंग जितना जो है उसको कूल, उसकी मशीन को कूल रखने के लिए आपको एयर कंडीशनिंग जो है वो इतनी बड़ी लगानी पड़े जितनी एक पूरी बिल्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? 100 गीगाहर्ट्ज, इवन 1000 गीगाहर्ट्ज ले लें। अगर आप इस वक्त 100 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर लेते हैं और 30 वेरिएबल्स हैं आपके, और उस पर आप एल्गोरिदम चलाते हैं इफ एंड एल्स लगाकर, इफ और एल्स की तमाम कंडीशंस को लिखते हैं, तो आपको 10 raised to power 30 टाइम लग रहा है, और उसको आप सुपर कंप्यूटर पे चलाते हैं तो सुपर कंप्यूटर उसको कंप्यूट करने में कितना टाइम लेगा? जिसने एल्गोरिदम पढ़ी है वो बता सकता है, ये मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं, उसको टाइम लेगा 32 बिलियन ईयर्स। कितना टाइम लेगा? अगर n की वैल्यू सिर्फ 30 हो, यानी 30 वेरिएबल्स ले लें, यानी हम कितने फीचर्स ले लें? 30 फीचर्स ले लें। कितने फीचर्स लें? 30 फीचर्स, ओनली 30 फीचर्स, और वो 30 के 30 फीचर्स, और वो 30 के 30 फीचर्स हम क्या करें? किसको दे दें? कंप्यूट करना चाहें तो उसको 10 raised to power 30 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी 10 raised to power n उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। n इज द नंबर ऑफ फीचर्स, और उसको हम दुनिया के बहुत आला सुपर कंप्यूटर पे चलाएं तो उसको चलने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एक नॉर्मली 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल? नो। 10 साल, 20 साल, 100 साल? नो नो नो। 1 लाख साल? नहीं। 32 बिलियन ईयर,
32 अरब साल, ये आप कंप्यूट करके चेक कर लीजिएगा, ये कंप्यूट करके चेक कर लें। अदरवाइज इसी चैनल पर जो यूट्यूब का मेरा लेक्चर है एल्गोरिथम का, उसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, आप चेक कर लें, डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। तो अगर इस तरह किया जाए इफ और एल्स से, तो इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर हम उसको एग्जैक्ट एक्यूरेसी से करते, तो व्हाट वी मूव डिड, वी मूव टुवर्ड्स क्लासिफायर एंड आल्सो अ लिटिल बिट अप्रोक्सीमेशन इज देयर। तो हमने अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस में हम इफ और एल्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि रूल बेस्ड क्लासिफायर में हम इफ और एल्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम नॉर्मली जैसे ID3 एल्गोरिथम है, उसमें हम एंट्रोपी कैलकुलेट करके ये काम करते हैं, मुख्तलिफ चीजें करके काम करते हैं। तो रूल बेस्ड एल्गोरिथम्स के अंदर हम कंडीशन लगा के ये काम करते हैं, एंड दैट इज आल्सो ट्रू। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट तरीके से करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना होता है, तो अननोन डेटा को करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उसके लिए मुख्तलिफ क्लासीफायर्स बनाए गए हैं। कुछ रूल बेस्ड क्लासीफायर हैं जिसमें इफ और एल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, कुछ रूल बेस्ड क्लासीफायर नहीं है। ये आपको स्लाइड नजर आ रही है, मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ, जस्ट वेट। तो टेस्टिंग के अंदर जब भी हम नया और कोई भी नई चीज डालेंगे, तो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो अननोन प्रॉब्लम आएगी। अननोन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आप एग्जैक्ट इफ एंड एल्स को कोड करते हैं, तो वो तो बहुत लंबा काम है। इफ और एल्स को कोड करके हाथ से करना, दैट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप रूल बेस्ड क्लासीफायर की तरफ जाते हैं, इफ दिस एंड दैट, तो रूल बेस्ड क्लासीफायर में डेफिनेटली हम अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट्स हासिल करते हैं। बाकी जो क्लासीफायर हैं जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है, दे क्रिएट अ हाइपर प्लेन जिसके थ्रू वो क्लासीफाई करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद ये इंफॉर्मेशन देना था। अब ह्यूमन फॉल्ट डिटेक्शन में मुख्तलिफ क्लासीफायर को वैका के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में फिर बता दूंगा। और इसके अंदर फिर इंशाल्लाह ना सिर्फ हम ये चीज देख लेंगे, बल्कि इट विल टेक 10 मिनट्स, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर हम इसको वैका में इसको चलाना चाहते हैं, ओके, सो वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके।